स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोस और ई कंटेंट की श्रृंखला में हमने ब्रिटिश संविधान का विकास और महत्व, ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ब्रिटिश संविधान के स्रोत, प्रधानमंत्री शासन और ब्रिटिश संविधान के अभिसमय अथवा वैधानिक परंपराओं का अध्ययन किया। इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है टॉपिक पर जानकारी साझा कर रही हूँ। वर्तमान समय में सामान्यतया देश के संविधानों का निर्माण गंभीर सोच विचार के आधार पर और योजनाबद्ध ढंग से किया जाता है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत और विश्व के अन्य देशों के संविधानों का निर्माण हुआ। लेकिन ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ, वरन इसका विकास हुआ है। इसने लगभग 1400 वर्षों के विकास के आधार पर अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। विकास के इस क्रम की विशेषता यह है कि कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं और व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें योजनाबद्ध ढंग से नहीं अपनाया गया, वरन अनजाने में ही परिस्थितियों ने या संयोग ने उन्हें वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसी संस्थाएं और व्यवस्थाएं हैं जिन्हें सोच विचार कर योजनाबद्ध ढंग से अर्थात कानून बनाकर अपनाया गया। इस प्रकार कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं संयोग का परिणाम है, तो कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं मानवीय विवेक का परिणाम है। इस संविधान के संबंध में लीटन स्ट्रेची का यह कथन पूर्णतः सत्य है: ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। वहीं प्रोफेसर मुनरो ने लिखा है कि ब्रिटिश संविधान एक ही समय पर पूर्ण रूप से तैयार की गई वस्तु न होकर लंबी विकास प्रक्रिया का परिणाम है। यह बुद्धिमत्ता और संयोग की संतान है, जिसका मार्गदर्शन कहीं आकस्मिकता और कहीं उच्च कोटि की योजनाओं ने किया है। ब्रिटिश संविधान के विकास में संयोग और विवेक की भूमिका लगभग समान रही है और संस्थाओं के विकास में संयोग और विवेक ने अपनी भूमिका एक ही चरण में नहीं वरन विभिन्न चरणों में निभाई है। ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग का शिशु है। इस कथन की व्याख्या निम्न प्रकार की जा सकती है: संयोग का शिशु। ब्रिटेन संसदात्मक शासन व्यवस्था का जनक है और इस संसदीय शासन की दो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं: द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका और मंत्रिमंडल, तथा शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल की निर्णयकारी भूमिका है। ये संस्थाएं संयोग का ही परिणाम हैं। ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को सोच समझकर या सोच विचार कर किसी योजना के आधार पर नहीं अपनाया गया, वरन संयोगवश ही ये अस्तित्व में आ गई। 13वीं सदी के अंतिम वर्षों में इंग्लैंड का राजकोष खाली हो गया था। ऐसी स्थिति में 1295 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट एडवर्ड प्रथम ने भारी मात्रा में नए कर लगाने की आवश्यकता अनुभव की और नए कर प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 3 अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधियों को बुलाया। ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में इसे ही मॉडल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। इस उदाहरण से तो त्रिसदनात्मक व्यवस्था का विकास होता है, किंतु बैरन अथवा सामंतों और उच्च धर्माधिकारियों ने हितों की परस्पर एकता अनुभव की और वे एक हो गए। इसी प्रकार शायर के नाइट और नगरों के प्रतिनिधि दोनों ही निर्वाचित होते थे तथा उनके हित भी लगभग एक जैसे थे। अतः ये दोनों वर्ग एक दूसरे के समीप हो गए और छोटे धर्माधिकारी भी इसके साथ जुड़ गए। इस स्थिति के कारण त्रिसदनात्मक व्यवस्थापिका के स्थान पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का विकास हुआ। उच्च सदन अर्थात लॉर्ड सभा सामंतों और पादरियों का प्रतिनिधित्व करती है और निम्न सदन अथवा कॉमन सभा जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करने लगी। इसी प्रकार लोक सदन में
स्पीकर पद की स्थिति भी संयोगवश ही बनी। सन 1376 में लोक सदन ने सम्राट और लॉर्ड सभा के सम्मुख अपनी याचिका प्रस्तुत करने के लिए स्पीकर को निर्वाचित किया। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था की यह स्थिति संयोगवश और कुछ चरणों से गुजरकर ही बनी। एंग्लो सैक्सन काल एवं नॉर्मल काल में सम्राट को परामर्श देने तथा प्रशासन कार्यों में सहयोग देने के लिए दो संस्थाएं थी, विट्नेसमोट और क्यूरिया रेजिस। विट्नेसमोट एक बड़ी संस्था थी जिसने समय पाकर संसद का रूप ग्रहण कर लिया। क्यूरिया रेजिस एक लघु संस्था थी जो नीति निर्धारण और सभी प्रशासनिक मामलों में सम्राट को परामर्श तथा सहायता देती थी। सम्राट एडवर्ड षष्ठ के काल में क्यूरिया रेजिस ने प्रिवी काउंसिल का नाम ग्रहण कर लिया। प्रिवी काउंसिल 50 सदस्यों की एक बड़ी संस्था थी, अतः जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम ने प्रिवी काउंसिल की एक छोटी समिति से परामर्श करना शुरू कर दिया। चार्ल्स द्वितीय के काल में प्रमुख परामर्शदाता की स्थिति 5 व्यक्तियों को ही प्राप्त थी और इन 5 व्यक्तियों में से प्रत्येक के नाम के प्रथम अक्षर को लेकर इस समिति को कबाल कहा जाने लगा। आगे चलकर बैकन ने कबाल के स्थान पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया। एक दलीय मंत्रिमंडल का विकास 1695 ईस्वी में विलियम तृतीय के शासनकाल में हुआ। इस समय व्हिग दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त था, अतः विलियम तृतीय ने अकेले व्हिग दल के मंत्रिमंडल का निर्माण किया। अब इस प्रथा का विकास हुआ कि मंत्रिमंडल का निर्माण उस दल में से होना चाहिए जिसे कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त हो। मंत्रिमंडल का विकास 18वीं सदी में ही हुआ और यह विकास योजनाबद्ध ढंग से किए गए कार्यों का नहीं वरन सुखद संयोग और एक विशेष स्थिति में कैबिनेट के अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा अपनाए गए आचरण का परिणाम था। सन 1714 में पदासीन हैनोवर वंश के सम्राट जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय अंग्रेजी भाषा, ब्रिटिश राजनीति तथा ब्रिटेन के राजनीतिक रीति रिवाजों से अनभिज्ञ थे एवं उन्हें ब्रिटिश राजनीति की अपेक्षा हैनोवर राजनीति में अधिक रुचि थी, अतः उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में अनुपस्थित रहना शुरू कर दिया। इस सहयोग ने कैबिनेट को सम्राट के प्रभाव से मुक्त कर दिया। अब कैबिनेट के ही एक सदस्य द्वारा कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता कराना प्रारंभ कर दिया गया और इसी स्थिति के परिणाम स्वरूप प्रधानमंत्री पद का विकास हुआ। सर रॉबर्ट वॉलपोल ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री थे। वॉलपोल ने प्रधानमंत्री के पद को संगठित एवं सुदृढ़ किया तथा कैबिनेट के प्रसंग में श्रेष्ठ परंपराओं को अपनाया। 1742 में संसद ने मंत्रिमंडल की नीतियों का समर्थन नहीं किया तो वॉलपोल ने त्यागपत्र देकर इस प्रथा को शुरू कर दिया कि संसद में पराजित मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे देना चाहिए। 19वीं सदी में मताधिकार का विकास हुआ और मताधिकार के इस विस्तार से मंत्रिमंडल को जनाधार प्राप्त हो गया। राजनीतिक दलों के विकास ने दलीय अनुशासन और नियंत्रण को जन्म दिया, जिसने मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बना दिया। लोक सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद, मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता और मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व जैसे सिद्धांतों का विकास इसी काल में हुआ माना जाता है। अब मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री को निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त हो गई और 20वीं सदी तथा विशेषतया द्वितीय महायुद्ध के काल से मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नियंत्रण इस सीमा तक आगे बढ़ गया कि प्रधानमंत्री शासन की बात कही जाने लगी। एक संस्था के रूप में मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था का यह संपूर्ण विकास योजनाबद्ध ढंग से किए गए कानूनों का परिणाम नहीं वरन संयोग के तत्व और राजनीतिक परंपराओं का ही परिणाम रहा। विवेक का शिशु अर्थात विवेक के तत्व। यदि ब्रिटिश संविधान की कुछ संस्थाएं
और व्यवस्थाएं संयोग के तत्व की परिणाम है तो दूसरी ओर कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं बुद्धिमत्तापूर्वक किए गए प्रयत्नों का परिणाम। विवेक पूर्वक उठाए गए कदमों ने जिन संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जन्म दिया उनमें निम्न प्रमुख हैं। निरंकुश राजतंत्र से सिद्धांत में संवैधानिक राजतंत्र और व्यवहार में लोकतंत्र की स्थापना। ब्रिटेन के संवैधानिक विकास का सार तत्व है निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना, और यह कार्य केवल कुछ ही अंशों में संयोग के तत्वों और अधिकांश अंशों में विवेक पूर्वक किए गए कार्यों का परिणाम है। लोकतंत्र की स्थापना में 3 ऐतिहासिक प्रलेखों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचिका पत्र और 1689 का अधिकार पत्र। वयस्क मताधिकार संसद द्वारा निर्मित कानूनों का ही परिणाम है और ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को क्रमिक रूप में अपनाया गया है। सन 1832, 1867, 1884 और 1918 के सुधार अधिनियमों द्वारा मताधिकार को व्यापक किया गया और अंततः 1929 के सुधार अधिनियमों के आधार पर वयस्क मताधिकार को अपनाया गया। इसके बाद 1969 के अधिनियम ने मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर ब्रिटेन में गुप्त मतदान की प्रणाली को 1872 में और 1948 में एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई। 19वीं सदी के मध्य तक लॉर्ड सभा को लोक सदन पर श्रेष्ठता की स्थिति प्राप्त थी। इसी सदी के उत्तरार्ध में दोनों सदन लगभग समान स्तर पर आ गए। 1911 और 1949 के अधिनियमों के आधार पर लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया और संसदीय अधिनियमों के आधार पर कानून निर्माण और वित्तीय मामलों में अंतिम शक्ति लोक सदन को प्राप्त हो गई और संसद की प्रभुसत्ता का आशय लोक सदन की प्रभुसत्ता से हो गया। लॉर्ड सभा की रचना में सुधार पियरेज एक्ट्स सन 1958 और 1963 के पियरेज अधिनियमों के माध्यम से लॉर्ड सभा की संरचना में सुधार किए गए। पियरेज अधिनियम 1958 के आधार पर आजीवन पियरों और महिला पियरों की व्यवस्था की गई। 1963 के पियरेज अधिनियम के आधार पर व्यवस्था की गई कि कोई व्यक्ति जो वंशानुगत आधार पर पियर अर्थात लॉर्ड सभा का सदस्य है वह चाहे तो पियर पद का त्याग कर सकता है। पियरेज अधिनियम 2000 के आधार पर भविष्य के लिए वंशानुगत पियरों की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, अर्थात लॉर्ड सभा में वर्तमान में जो वंशानुगत सदस्य हैं वे जीवन पर्यंत बने रहेंगे, लेकिन उनके उत्तराधिकार को लॉर्ड सभा की सदस्यता प्राप्त नहीं होगी। इस प्रकार ब्रिटिश संविधान की कुछ बातें विवेक का परिणाम है, लेकिन इस संविधान में संयोग का तत्व विवेक की तुलना में कम नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आप नोट्स तैयार करें। आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।